हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स। और क्लास 11th फिजिक्स में अभी हम पढ़ा रहे हैं आप सभी बच्चों को समतल में गति। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो क्लास 11 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। साथ ही साथ अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं वहां इसमें से 100% आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए ये टॉपिक हो जाता है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए अब देर ना करते हुए टॉपिक का नाम भी बता देता हूं। इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, जो समतल में गति का ही एक प्रकार होता है। समतल में गति का क्या होता है? प्रकार होता है। बोलते हैं हम इसको प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये बोला जाता है, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको यहां प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ना है कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है, आखिर प्रक्षेप्य गति के लिए कैसे समीकरण बनते हैं, प्रक्षेप्य गति में पथ जो होता है वो कैसा होता है। फिर प्रक्षेप्य गति में और भी बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो हम आपको 1 by 1 लेक्चर के माध्यम से हम बताते चलेंगे। और खूब सारे हैं आंकिक प्रश्न। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मिलकर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट बना देते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको भविष्य में यहां से मिलेंगे। तो जैसा मैंने बता दिया आप सभी को कैसा टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th में भी और क्लास 11th के बाद भी, क्योंकि आप सभी को कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है आगे के अपने कोर्सेज के सिलेक्शंस के लिए। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाले साल में 2021 में जब आप क्लास 12th में चले जाएंगे या क्लास 11th में एग्जाम में रहेंगे, उस समय मैं आपको प्रोवाइड कराऊं अपने चैनल के माध्यम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो ये तो पढ़ाई की चीजें हैं, इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होना है, इसलिए सब्सक्राइब करना कोई बुरी बात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन का बटन है वो बटन दबा के रखिए ताकि जैसे हम कुछ नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। हो सकता है कभी भी आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त हो जाए, तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेटा लोग, सबसे पहला काम। और चलिए आज की क्लास की बात करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने टॉपिक आपको बता दिया है, समतल में गति है। हमारा लेक्चर नंबर 2 है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी एंड गो। हमारा आज का टॉपिक प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, मैंने कुछ डायग्राम्स लगाए हूं, पहले से मैंने डायग्राम लगा दिया है, मैंने परिभाषा भी यहां लिख दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा परिभाषा से। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए क्या लिखता है, लिखा हुआ है बेटा कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। तो अब देखो ये एक वर्ड है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है बेटा? ऊपर की ओर। किधर होता है? ऊपर की ओर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो तरह से होता है बेटा, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर नीचे भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और मेनली द्विमीय गति की बात करते हैं। कितनी गति की बात करते हैं बेटा? अगर हम द्विमीय गति जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर जो है वो 2 डायमेंशन मोशन है। कौन सा है? 2 डायमेंशन मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? समतल में गति बोलते हैं। तो बहुत पते की बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। समतल में गति जो होती है, 2 विमाओं में गति, इसी को बोलते हैं, सेम नेम है। ठीक है, तो 2 विमाएं बनती कैसे हैं? 2 विमाएं बनी कहां से? 2 बनता कहां से? 2 कहां से बनता है? मैथ्स का एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी बच्चों से, 2 कैसे बनता है? 1 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो 2 बनता है। वैसे ही जब 2 एक विमा वाली गतियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो द्विविमीय गति बन जाता है।
बहुत ही सिंपल है, हमने एक विमी गति पढ़ चुकी है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को एक विमी गति कहते हैं। सेम जब दो विमाओं को, कौन सी विमाओं को, एक विमाओं को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो द्विविमा बन जाती है। सेम चीज यहां मैं आपको समझाने वाला हूं। अब ये दो एक विमाओं का ही क्या है बेटा, योग है, तो कोई नई चीज नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एक विमा में गति। यहां दो एक विमाओं को एक साथ जोड़ दिया गया है। कैसे दो एक विमाओं को जोड़ा गया है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। हम लोग जो गति करते हैं वो गति क्या कहलाती है बेटा, समतल में गति। हम लोग गति कैसे करते हैं, ये प्लेन है, हम इसमें चलते हैं तो दो चीजें आती है। एक हमारा शरीर जो सीधा ऊर्ध्वाधर है, ये कैसा है बेटा, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली परपेंडिकुलर, कैसा है ये, परपेंडिकुलर है। और एक जमीन जो समतल है, जो तल है जिस पर हम चल रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों के दोनों मिलकर करते हैं दो विमाओं का निर्माण और हमारी गति हो जाती है समतल में गति। अगर मान के चलो हम एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं, किस पर चल रहे हैं बेटा, हम एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं, तो रस्सी केवल एक ही विमा बनाती है, वहां दूसरी विमा नहीं होती, तो क्या हो जाता है, वो गति कैसी गति हो जाती है, एक विमी गति हो जाती है। ठीक है, मगर यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, दो विमा कैसे बना, दो एक विमाओं को जोड़कर उनका संयोजन करके द्विविमा बनाया गया। तो यहां दो विमा से आप हमेशा याद रखना, एक होगा ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर बेटा, और एक होगा क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। क्लियर बात। अब आगे बढ़े, चलिए फिर से आ जाता हूं परिभाषा में। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त मतलब ना तो सीधे ऊपर फेंको ना तो सीधे नीचे फेंको, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में, ऐसे पकड़ो सीधे फेंक दो, समझ में आ रहा है। ऊपर मत फेंकना भाई, ऊपर नहीं जाना चाहिए। वस्तु कैसे जानी चाहिए, कुछ ऐसे। ठीक है, आप कोई भी वस्तु को फेंक कर देखिए, जो अभी आपके हाथ में पेन है, जो भी चीज है, रबड़ है, जो भी होगा, इरेजर है, जो भी चीज है, फेंक कर देखो कैसे गिरती है, कैसे गिरेगी। यहां से फेंकेंगे ट्वी से जाएगी नीचे, ये इसका मोशन हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर, सीधे ऊपर ना फेंक कर थोड़ा सा ऐसा एंगल क्रिएट करते हुए, ये वस्तु की गति कुछ इस तरह से, यहां से फेंकेंगे बेटा ऐसे आके गिरेगी। ठीक है, तो यही चीज बोलता है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ठीक है, ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, बोलता है किसी भी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु, अब हम फेंक दिए वस्तु को, अब ये वस्तु क्या करेगी, ये गुरुत्व के अधीन, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको किधर आकर्षित करेगा, नीचे की ओर आकर्षित करेगा। मतलब ये गुरुत्व के अधीन इस तरीके से गति करेगी और वापस इस तरह से कहां गिरेगी, जमीन पर। तो लिखता है गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई, ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है तो वस्तु किस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब पॉइंट की बात सुनिए, वस्तु को फेंका गया है ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, मगर गति कहां करती है, वो गति करती है ऊर्ध्वाधर दिशा में। और किसके प्रभाव से गति करती है, कौन सी ऐसी चीज रहती है जो उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करवाती है, वो है गुरुत्व। क्या चीज रहता है बेटा, जो गुरुत्व रहता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, उसके कारण से वो ऊर्ध्वाधर तल में गति करती है और वापस कहां आकर गिरती है, जमीन पर आकर गिरती है। जैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां डायग्राम में एक फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल को किक करते हुए दिखाया गया है, हिट करते हुए दिखाया गया है। तो कैसे वो फुटबॉल को हिट करता है, ये मान के चलो इस पॉइंट से वो फुटबॉल को हिट कर रहा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बेटा ओरिजिन। क्या नाम दे देता हूं, ओरिजिन। अब ये हो गया हमारा पहला विमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेटा क्षैतिज, या इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं हम इसको, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हरी नहीं, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। अब एक विमा और बनाते हैं ऊपर की ओर, जिसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर कौन है मालूम है आपको, शक्तिमान देखे होंगे आप सभी ने बच्चा लोग। तो जो शक्तिमान होता है वही गंगाधर होता है, और यहां जो परपेंडिकुलर होता है वही ऊर्ध्वाधर होता है। तो
ऊर्ध्वाधर क्या है, समझ में आया? परपेंडिकुलर है, वही क्या है बेटा, ऊर्ध्वाधर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम वर्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हम वर्टिकल भी बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो यहां पर देखो, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ये एक्सिस क्या हो गया बेटा, ऊर्ध्वाधर हो गया, ये क्षैतिज हो गया। फुटबॉल को किक किया जा रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, सीधे सीधे ऊपर की ओर किक नहीं किया जा रहा है, भिन्न दिशा में किक की जा रहा है। फुटबॉल जो है गति कर रही है। फुटबॉल क्या कर रही है बेटा, गति कर रही है। अब फुटबॉल गति कर रही है, देखिए फुटबॉल गति कर रही है, और गति करने के बाद में, ठीक है, गति करने के बाद में वापस कहां आकर गिर रही है, क्षैतिज पर। तो क्षैतिज पर गिर रही होगी, तो यहां गुरुत्वीय त्वरण जी वर्क कर रहा होगा, जो उसको नीचे की ओर लेकर आ रहा है वापिस। इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण क्या कर रहा है बेटा, जी वर्क कर रहा होगा, जिसको नीचे ले आ रहा है। तो देखो फुटबॉल की गति कैसी हो रही है, ठीक है। अभी फिलहाल जी को तो भूल जाइए आप, सबसे पहले फुटबॉल को देखिए। फुटबॉल की गति कैसी दिखाई दे रही है आपको, कैसे गति कर रही है, फुटबॉल की गति कैसी है, दिखाई दे रही है। अब ये फुटबॉल की गति, तो इस फुटबॉल की गति को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ये जो फुटबॉल है वो कहलाता है प्रक्षेप्य। जिस वस्तु द्वारा प्रक्षेप्य गति होती है, या जिस वस्तु में प्रक्षेप्य गति होती है, वो होता है बेटा प्रक्षेप्य। वो क्या चीज होता है, वो प्रक्षेप्य होता है। और प्रक्षेप्य ये मतलब फुटबॉल जिस पथ पर चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रक्षेप्य का पथ। तो प्रक्षेप्य पथ, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा प्रक्षेप्य पथ को ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं उसका, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जो उसका पथ होता है उसको क्या बोला जाता है, उसका ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो कुछ चीजें यहां आपको समझ में आ गई होगी। ये जो फुटबॉल की गति है वो गति कैसी गति है, प्रक्षेप्य गति है। फुटबॉल एक क्या है, प्रक्षेप्य है, और जिस रास्ते पर वो चल रही है वो कहलाता है प्रक्षेप्य पथ या ट्रेजेक्ट्री। और ये जो शेप बन रहा है फुटबॉल के कारण से या फुटबॉल की गति के कारण से, इस आकृति को बोलते हैं बेटा परवलयाकार आकृति। परवलय के आकार की आकृति इंग्लिश में बोला जाता है पैराबोलिक। क्या बोला जाता है, पैराबोलिक। तो इस तरीके से हम फुटबॉल की गति को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। देख लीजिए बहुत अच्छे से, ये गति होती है प्रक्षेप्य गति। ऐसी ही कुछ और एग्जाम्पल्स की सहायता से हम आपको बता सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति कैसी होती है। जैसे एक तोप है, तोप से गोला दागा जाएगा, तो यहां भी देखेंगे हम कितने एक्सिस, ये एक ऊर्ध्वाधर और ये एक क्षैतिज दिखाई दे रहा है। और ये जो गोला है, तोप का गोला है, कुछ इस तरीके के से पथ का अनुसरण करेगा और वापस कहां आकर गिरेगा, जमीन के किसी बिंदु पर। तो इस गोले की भी गति क्या हो जाएगी बेटा, प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। गोला क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य कहलाएगा, उसका पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाएगा। और ये पथ की जो आकृति है वो कैसा होती है बेटा, परवलयाकार होती है। वैसे ही कोई अगर बच्चा किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य भिन्न दिशा में, देखिए यहां डायग्राम में दिखाया गया है, अन्य भिन्न दिशा में क्या कर रहा है, वो गेंद को फेंक रहा है। तो देखो गेंद को फेंक रहा है, ठीक है। यहां भी हम दो एक्सिस बना देते हैं बेटा, एक ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल में। तो इस गेंद की भी गति को क्या कहेंगे हम, प्रक्षेप्य गति कहेंगे। बात क्लियर हो रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट थिंग जो बता रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा आप। प्रक्षेप्य गति में देखो एक्चुअल में होता क्या है, वस्तु को फेंका तो जाता है ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, मगर उसकी गति हो कहां रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। कहां हो रही है बेटा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो गति ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रही है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न कहां होगा, ऊर्ध्वाधर में। और क्षैतिज में उसका त्वरण या उसका वेग जो रहेगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया है कि ये दो विमाओं का क्या होता है, योग होता है। तो जब हम इसकी गति का आकलन करते हैं या इसकी गति को हम मैथमेटिकली रूप में हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं, तो दोनों विमाओं में गति को हमको अलग अलग लेना पड़ता है। कौन सी दिशा में गति को, क्षैतिज दिशा में गति को हम अलग लेकर चलेंगे, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति हो रही है उसको हम अलग लेकर चलेंगे। कैसे देखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट
चीज मैं आपको कराने वाला हूं। यहां क्वेश्चन बनता है बेटा सिद्ध करना कि प्रक्षेप्य का जो पथ, अभी हमने बताया आपको कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है बेटा, परवलयाकार होता है। तो सिद्ध करना होता है कि सिद्ध करना कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो चलिए हम देखते हैं बेटा क्या बताने वाला हूं मैं आपको कि ये जो प्रक्षेप्य होता है, प्रक्षेप्य मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसका पथ, प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है, बोलता है बेटा परवलयाकार, मतलब परवलय के आकार का होता है। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो यहां देखो दो प्रकार का प्रक्षेप होता है बोलता है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कौन सा प्रक्षेप देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे क्षैतिज प्रक्षेप्य। कौन सा प्रक्षेप देखेंगे हम, क्षैतिज। दो प्रकार का होता है बेटा, एक क्षैतिज प्रक्षेप्य होता है और दूसरा होता है तिर्यक प्रक्षेप्य। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं क्षैतिज प्रक्षेप्य। दोनों विधियों से हम इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं, एक के बाद एक देखते जाएंगे कि किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा क्षैतिज प्रक्षेप्य की। तो क्षैतिज प्रक्षेप्य इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ओके। ये बहुत सिंपल है, आसान भाषा में आसान शब्दों में बता रहा हूं। हम क्या मान के चलेंगे यहां बेटा कि मान लो जमीन से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु। यहां मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, यहां हम लेके चलेंगे बेटा कि जमीन से, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये क्या है बेटा, ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड जमीन है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर बोलता है, h ऊंचाई पर, जमीन से कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर स्थित बिंदु O से किसी वस्तु को फेंका जाता है। तो देखो वस्तु कुछ इस तरह से पथ का अनुसरण करेगी और कहां कर गिरेगी बेटा, जमीन पर, ठीक है। कौन से वेग से फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। कौन से वेग से फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग u से। ये एक्सिस होगा बेटा x अक्ष, जो कि क्या होता है, क्षैतिज होता है, जो कि क्या होता है बेटा, क्षैतिज होता है। ये होगा बेटा y अक्ष जो कि ऊर्ध्वाधर है। तो इस तरीके से फेंका जाता है बोलता है, ठीक है। अब यहां में t समय पर, कितने समय पर बेटा, समय t पर, कितने समय पर, समय t पर मान के चलते हैं कि जो प्रक्षेप्य है उसकी स्थिति बिंदु P पर है। तो समय t पर जो x एक्सिस की ओर जो विस्थापन हुआ उसको मैं स्मॉल x और y एक्सिस की ओर विस्थापन को मैं स्मॉल y लेके चलूंगा। क्लियर है बात, बहुत छोटा सा डायग्राम है। देखो यहां हम क्षैतिज प्रक्षेप्य देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु O से वस्तु को नीचे की ओर फेंका गया है, तो ये क्षैतिज प्रक्षेप्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये क्षैतिज प्रक्षेप्य कहलाता है। कौन से वेग से, प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है। तो ये जो है इस तरह से गति करेगा और वापस जमीन पर स्थित किसी बिंदु पर आकर क्या करेगा, गिर जाएगा। हम समय t पर एक स्थिति ले लेते हैं उस कण की जो प्रक्षेप्य गति कर रही है। कौन सी स्थिति ले लेते हैं बेटा, p, ठीक है। तो x अक्ष की ओर उसका स्थापन x और y एक्सिस की ओर जो उसका स्थापन है उसको y ले लिया गया। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों प्रकार की गति करती है वस्तु, क्षैतिज गति भी करती है और ऊर्ध्वाधर भी गति करती है। तो हम देखते चलते हैं। सबसे पहले चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी गति की, इसकी क्षैतिज गति की। कौन सी गति की बात करेंगे बेटा, क्षैतिज गति की। तो क्षैतिज दिशा में गति मतलब x एक्सिस की ओर गति, ठीक है। कौन से एक्सिस की ओर गति बेटा, x एक्सिस की ओर। तो क्षैतिज दिशा की ओर गति देखेंगे तो ux जो वेग होगा, क्षैतिज में वेग क्या होता है बेटा, ux होता है। ux का मान हो जाएगा बेटा u, ux का मान कितना हो जाएगा u, और त्वरण x। अब चूंकि फेंका जाता है इसको क्षैतिज में मगर गति करती ऊर्ध्वाधर में, तो x का मान कितना होगा बेटा, 0। मैंने बताया है क्षैतिज में इसका त्वरण कितना होता है, 0 होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसका जो विस्थापन है, विस्थापन तो x ही ले लिए हैं, तो स्मॉल x इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल x। हम आएंगे बेटा कहां से, विस्थापन समीकरण से। कौन से समीकरण से बनाएंगे हम, विस्थापन समीकरण से। विस्थापन समीकरण x एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू ux t, समय को कितना लिया है मैंने, t मान लिया, तो ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर।
हाफ क्या हो जाएगा बेटा, एक्स टी स्क्वायर। ये विस्थापन समीकरण होता है किसमें, द्विविमी गति में। कौन सी, एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो एक्स के प्लेस में तो एक्स ही रहेगा, यू एक्स। वेग क्या ले लिया मैंने, प्रारंभिक वेग यू लिया बेटा। समय कितना है, टी है, प्लस हाफ एक्स त्वरण कितना हो रहा है बेटा, 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण हो जाएगा पूरा पूरा 0। एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा यू टी। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यू टी। और यहीं से हम निकालेंगे t इजिकल टू एक्स अपॉन यू, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ये क्षैतिज गति से हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। बात समझ में आई, फिर से सुन लीजिए। क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग से यू एक्स इजिकल टू यू हो गया। त्वरण गति इसकी कहां हुई, ऊर्ध्वाधर में हुई बेटा। जो गति होती है वो होती है बेटा ऊर्ध्वाधर में। गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्य करता है और वेग जो रहता है वो यहां वर्क करता है बेटा यू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो गति थी वो ऊर्ध्वाधर में हुई, इसलिए त्वरण 0 हो गया। त्वरण 0 कर दिया हमने, तो हमारे पास x इजिकल टू यू टी आ गया, t इजिकल टू एक्स अपॉन यू आ गया। तो ये क्षैतिज गति में मिल गया। अब दूसरी गति, दूसरी प्रकार की गति क्या होती है, यहाँ ऊर्ध्वाधर गति होती है। कौन सी गति होती है बेटा, यहाँ ऊर्ध्वाधर गति। तो देखते जाएंगे ऊर्ध्वाधर गति में क्या होता है। ऊर्ध्वाधर गति मतलब y एक्सिस की ओर गति। तो यहां बेटा u y, ठीक है, कौन सा, यहां u y की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि फेंका जाता है क्षैतिज में। तो प्रारंभिक वेग u y एक्सिस की ओर कितना हो जाएगा, 0। a y गुरुत्वीय त्वरण गति कर रही है ऊर्ध्वाधर में, तो a y g। u y 0 होने का रीजन क्लियर रखना, कौन सी दिशा में फेंका गया है, इसको ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए बोलता है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो प्रारंभिक वेग रहेगा उसका मान कितना रहेगा बेटा, 0। ए वाई इजिकल टू जी, नीचे की ओर आ रहा है, और y इजिकल टू वाई। फिर से एक बार, कौन सा समीकरण, विस्थापन समीकरण। मैं यही लिख देता हूं विस्थापन समीकरण। y इजिकल टू हो जाएगा बेटा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, इस समीकरण से। तो y के प्लेस में y ही हो गया बेटा, यू वाई कितना हो गया, 0। यू वाई कितना हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई के प्लेस में क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास में g आ जाएगा। और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो y इजिकल टू हमारे पास आ रहा है बेटा हाफ जी टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण बन रहा है बेटा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में देखिए हमने t की वैल्यू निकाल के रखा है, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान रखने पर, समीकरण 1 से t का मान रख दीजिएगा, y इजिकल टू हाफ जी, t मतलब x अपॉन क्या हो गया बेटा, u। तो पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर u का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, u का स्क्वायर। y इजिकल टू हमारे पास यहाँ फार्मूला बन रहा है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब देखिए यहां से इसी को हम लिखते हैं बेटा y इजिकल टू बी एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम इसको, y इजिकल टू बी एक्स स्क्वायर, y इजिकल टू बी एक्स स्क्वायर, जहां बोलता है क्या चीज है बेटा, b बराबर, b किसके प्लेस में रखे हमने, हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर। ये क्या होता है, बोलता है ये होता है एक नियतांक। क्या होता है बेटा, एक नियतांक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। और ये जो इक्वेशन यहां बन रहा है बेटा y इजिकल टू बी एक्स स्क्वायर, इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 3। तो y इजिकल टू बी एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 3 क्या होता है, बोलता है एक परवलय का समीकरण है। ठीक है, जैसे एक सरल रेखा का समीकरण होता है, एक वृत्त का समीकरण होता है, वैसे ही y इजिकल टू बी एक्स स्क्वायर एक परवलय का समीकरण है। इसलिए हम बोलेंगे कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये आपका जो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, इस तरीके से यहां हो जाता है बेटा प्रूव। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया आपको,
प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है हम दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। और जो प्रक्षेप्य है बेटा, जो प्रक्षेप्य गति है उसको भी दो प्रकार में बांट दिया गया है। पहला प्रकार होता है क्षैतिज प्रक्षेप्य, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से, जमीन से h ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु O पर से वस्तु को फेंका जाता है, ठीक है, उसको गति कराई जाती है। कौन सी गति कराई जाती है, प्रक्षेप्य गति। तो फेंकेंगे किधर, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में। जैसे ऊपर से फेंकेंगे तो वस्तु इस तरह से गति करेगा, वापस कहां कर गिरेगा बेटा, ग्राउंड पर, ठीक है। तो ये ले लिए, कौन से वेग से फेंक रहे थे, प्रारंभिक वेग u से। हमने t समय पर एक कल ले लिया बेटा p, ठीक है, जो प्रक्षेप्य की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। कितने समय में, t समय में। हमने x एक्सिस की ओर उसका विस्थापन x ले लिया, y एक्सिस की ओर उसका विस्थापन कितना ले लिया बेटा, y ले लिया। क्लियर है ये बात आपको, ये हो गया। फिर मैंने बताया कि ये दो विमाओं में गति करती है, तो दो विमाओं में गति का अध्ययन हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। हमने सबसे पहले क्षैतिज गति के लिए निकाला, तो प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में फेंका गया था ux = u से, और गति किधर करती, ऊर्ध्वाधर में, इसलिए क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान कितना हो गया, 0। विस्थापन हमने x लिया है, विस्थापन समीकरण लगा दिया बेटा, x = uxt + ½ xt²। तो ux की जगह आ गया u × t + ½ x, मतलब 0 × t का स्क्वायर। यहां से x = ut और t = x/u, समीकरण 1। ऊर्ध्वाधर गति में भी विस्थापन समीकरण निकालना है, तो ui फेंका गया क्षैतिज में है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, मगर गति किधर है, ऊर्ध्वाधर में है, इसलिए यहां त्वरण कितना हो जाएगा बेटा, g। इस चीज को समझिएगा, दोनों में देख लो, क्षैतिज दिशा में फेंका गया था u से, गति किधर करती, ऊर्ध्वाधर में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के कारण से क्षैतिज का त्वरण 0 हो गया, मगर ऊर्ध्वाधर में फेंका नहीं गया है उसको, ठीक है, तो उधर प्रारंभिक वेग 0 हो गया। गति उसने ऊर्ध्वाधर में किया, इसलिए वहां त्वरण कितना है बेटा, g आया। ये चीज आप याद रखिएगा। अब क्षैतिज में विस्थापन x लिए थे, ऊर्ध्वाधर में विस्थापन y ले लिए। विस्थापन समीकरण हम ऊर्ध्वाधर के लिए निकाले, क्योंकि द्विविमीय गति में अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। ये विस्थापन समीकरण कौन से एक्सिस की ओर, y दिशा की ओर, तो y = uit + ½ ayt²। तो ui की वैल्यू यहाँ 0 है बेटा, 0 × t + ½ ay क्या चीज है, स्मॉल g है, और ये t है तो t का स्क्वायर हो गया। तो y = ½ gt²। y = क्या हो जाता है बेटा हमारे पास, ½ gt²। y = ½ gt² समीकरण बन गया। समीकरण 1 से t का मान रख दिए, तो x² हो गया। ½ g x² में ½ g/u² एक कांस्टेंट होता है, b होता है बेटा, तो y = bx² हो जाता है। ये जो समीकरण आता है y = bx स्क्वायर, ये किसका समीकरण होता है, बोलता है ये एक प्रक्षेप्य का समीकरण होता है, बोलता है एक परवलय का समीकरण होता है, बोलता है किसका समीकरण होता है, परवलय का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य का समीकरण है या जो प्रक्षेप्य की गति है वो कैसा है, परवलयकार होता है, क्योंकि समीकरण जो मिला वो हमको परवलय का मिला। अगर सरल रेखा का मिलता तो हम क्या बोलते हैं कि प्रक्षेप्य की जो गति का समीकरण है वो सरल रेखा का समीकरण है, इसलिए प्रक्षेप्य की गति एक सरल रेखा में हुई। तो जैसा समीकरण मिला हमको, परवलय का समीकरण मिला, तो ये परवलयाकार बोल दिए। मैथ्स वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 11th में परवलय के बारे में पढ़ेंगे, वहां आप देखना ये समीकरण आपको मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए एक और हमारे पास में तरीका है, वो भी हम देखेंगे कैसे हम वहां से इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा प्रकार का जो हमारा प्रक्षेप्य है, इसको बोला जाता है बेटा तिर्यक प्रक्षेप्य। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा, हमारा जो सेकंड नंबर है यहां हम देखने वाले हैं तिर्यक प्रक्षेप्य। ये हमारे पास है तिर्यक प्रक्षेप्य, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या बोला जाता है बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके, ये हमको देखना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में देखना है। तो चलिए दोनों में अंतर क्या है, हमने देखा बेटा जब क्षैतिज प्रक्षेप्य देखा, वहां एक वस्तु थी, वस्तु को किसी h ऊंचाई से फेंका गया, वो इस तरह से शेप बनाते हुए कहां गिरी, नीचे की ओर गिरी। अब यहां वस्तु को हम रखेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल में, और क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य भिन्न किसी दिशा में हम फेंकेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ध्यान से देखिएगा बेटा किस तरह से डायग्राम बनता है, डायग्राम से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आने वाली है। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा डायग्राम से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसे इसका डायग्राम तैयार होता है। ओके, इस तरह से हम दो एक्सिस सबसे पहले बना लेंगे बेटा। अब ये ठीक है, ये क्या होगा, जो भी प्रक्षेप्य होगा बेटा उसकी गति होगा इस तरीके से। ये हमारा x
अक्ष कहलाता है और ये एक्सिस कौन सा कहलाता है हमारा y अक्ष, ठीक है। x अक्ष कौन सी दिशा है ये होता है बेटा हमारा क्षैतिज, ये क्या कहलाता है हमारे पास में क्षैतिज कहलाता है। और ये y अक्ष ये जो दिशा होती है वो कहलाती है बेटा ऊर्ध्वाधर, ये क्या कहलाती है ऊर्ध्वाधर। अब जो प्रक्षेप्य है उसको कौन से वेग से, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। कौन से वेग से फेंका जाता है बेटा, प्रारंभिक वेग u से। कितना कोण बनाते हुए, कोण थीटा बनाते हुए फेंका जाता है। कौन सा कोण बनाते हुए फेंका जाता है बेटा, कोण थीटा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रारंभिक वेग के बारे में बताता हूं। यहां हम प्रारंभिक वेग u को कितने घटकों में, हम 2 घटकों में बांटेंगे। कितने घटकों में बांटेंगे बेटा, हम 2 घटकों में। x एक्सिस की ओर जो उसका घटक होगा वो होगा u cos थीटा, और कौन से एक्सिस की ओर बेटा, y एक्सिस की ओर जो उसका घटक होगा वो होगा u sin थीटा। क्लियर? फिर से एक बार देखिएगा, ये इस तरीके से क्षैतिज से O बिंदु से एक वस्तु को फेंका जा रहा है, ठीक है। कौन से, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में। तो ये उसकी गति की दिशा होगी बेटा, ठीक है। गति का क्या होगा, पथ होगा, इस तरह से गति करेगा, वापस कहां आकर गिरेगा, वो ग्राउंड पर आकर गिर जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 एक्सिस बता दिया, x एक्सिस क्षैतिज कहलाता है और y एक्सिस जो है वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। अब देखिए कितना कोण बनाते हुए फेंका गया है, थीटा कोण बनाते हुए। प्रारंभिक वेग u है, u को मैंने 2 घटकों में विभाजित कर लिया बेटा। कौन कौन से 2 घटक बना दिए, मैंने एक घटक ले लिया x एक्सिस की ओर u cos थीटा और y एक्सिस की ओर u sin थीटा। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद देखेंगे आप, ठीक है। फिर से मैं यहां एक समय पर बेटा, कौन से समय पर, समय t पर एक बिंदु P ले लेता हूं। कितने समय पर, t समय पर। तो x एक्सिस की ओर जो उसका विस्थापन होगा वो x हो जाएगा बेटा, और y एक्सिस की ओर जो उसका विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो y कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटा, y कहलाएगा, ठीक है। और वस्तु की गति के संबंध में समझ लीजिए, ये वस्तु कुछ इस तरह से पथ में गति करेगी और कहां आकर गिरेगी, वापस क्षैतिज में आकर गिरेगी। तो ये जो पॉइंट होता है बेटा वो कहलाता है उसका अधिकतम ऊंचाई। क्या कहलाता है बेटा, अधिकतम ऊंचाई h कहलाता है। यहां पर जो उसका वेग रहेगा बेटा वो वेग, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाता है, ठीक है। फिर से हमको वही काम करना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर से एक बार, सबसे पहले कौन सा गति के लिए देखेंगे हम, सबसे पहले यहां, ठीक है। कौन सी गति के लिए, हम क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज गति के लिए, ठीक है। क्षैतिज गति के लिए देखते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज गति में या क्षैतिज गति में, क्षैतिज गति में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, वेग u x इज इक्वल टू, क्षैतिज की ओर वेग कितना है हमारे पास में, u cos थीटा है, ठीक है। त्वरण x का मान कितना होता है, 0 होता है, और विस्थापन बेटा x इज इक्वल टू x है। कौन सा समीकरण से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, यहां विस्थापन समीकरण x एक्सिस के लिए। तो x इज इक्वल टू होगा ux t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x t स्क्वायर। तो विस्थापन तो x है, ux की जगह में क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा बेटा q cos थीटा इंटू टाइम कितना है, t है, प्लस हाफ x 0 इंटू टी स्क्वायर। फिर से ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। u cos थीटा बच रहा है हमारे पास, तो क्या बच रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू u cos थीटा। x इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, u cos थीटा इंटू टी। यहां से हम फिर से वही काम करेंगे बेटा, हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा u cos थीटा अपॉन, सॉरी, यहां से हमको क्या मिल रहा है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूं बेटा। यहां से हमको मिल रहा है t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। कौन सा इक्वेशन मिल गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1। t की वैल्यू यहां से हमको मिल गई, ठीक है। ये टर्म 0 हो गया था पूरा का पूरा। अब आगे क्लियर है इतनी बात। फिर से एक बार देख लीजिए, x एक्सिस की ओर प्रारंभिक वेग u cos थीटा है, त्वरण कितना होगा बेटा, 0 होगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, x। विस्थापन समीकरण x एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ x t स्क्वायर, u cos थीटा इंटू t प्लस
ये 0 हो गया, ये x इजिकल टू आ गया u cos थीटा इंटू टी, तो t इजिकल टू आ गया बेटा x अपॉन u cos थीटा, समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं पुनः फिर से, अब कौन सी दिशा में गति के लिए निकालेंगे, अब ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर गति में देखिए, ऊर्ध्वाधर गति में बेटा u y y एक्सिस की ओर वेग u sin थीटा है, कितना है बेटा u sin थीटा, और आगे ए वाई जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ g हो जाएगा, त्वरण कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, और विस्थापन y इजिकल टू y। फिर से एक बार कहां से, विस्थापन समीकरण, y एक्सिस के लिए विस्थापन समीकरण होता है y इजिकल टू, y एक्सिस के लिए विस्थापन समीकरण होता है y इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y की जगह में तो y ही आएगा, यू आई की जगह में क्या आ जाएगा बेटा, u साइन थीटा इंटू टाइम क्या है t। अब यहां देखेंगे ध्यान से बेटा, जो t है वहां हम t की वैल्यू एक लाइन लिख लेते हैं, फिर पुट करेंगे t प्लस हाफ, ये ए वाई के प्लेस में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में g हो, ए वाई के प्लेस में क्या आ जाएगा बेटा g आ जाएगा, ठीक है। ए वाई के प्लेस में हम यहाँ पुट कर लेंगे बेटा g को, गुरुत्वीय त्वरण क्या आ जाएगा g, और चूंकि गति ऊपर की ओर हो रही है बेटा, इसलिए g का वैल्यू जो रहेगा वो कैसा होगा बेटा, माइनस होगा। तो ये ए वाई इजिकल टू माइनस g हो जाएगा, और इंटू ये हमारे पास टी स्क्वायर। अब समीकरण एक से किसका मान, t का मान रखते हैं, तो t का मान रखने पर, ठीक है, y इजिकल टू u साइन थीटा इंटू t के प्लेस में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ये आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन क्या हो जाएगा u cos थीटा प्लस हाफ, ये माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं बेटा, ये माइनस में लिख देता हूं यहाँ, हाफ g, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब यहां से देखो u और u कैंसिल हो जाएंगे, y इजिकल टू बेटा क्या बच रहे हैं हमारे पास में, यहां बच रहे हैं बेटा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ये हो रहा है x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये समीकरण को यहां आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा बेटा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे क्या चीज बता रहे हैं बेटा हम यहां आपको, y इजिकल टू हमारे पास आ गया बेटा x माइनस बी एक्स स्क्वायर। कैसे आया, यहां हम जहां हम a बराबर क्या मान लिया बेटा टेन थीटा, और b हमने लास्ट प्रश्न में भी देखा था क्या होता है बेटा, ये हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों होते हैं बोलता है बेटा नियतांक, क्या होते हैं बोलता है ये नियतांक। इसलिए यहां जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन आता है y इजिकल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्या आता है हमारे पास में इक्वेशन y इजिकल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। ये तो इसको मैं एक और समीकरण लेके चलता हूं बेटा, समीकरण नंबर 2, और बोलता है कि समीकरण 2 एक किसका समीकरण होता है, परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है बोलता है बेटा परवलयाकार होता है, अतः प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। यहां भी हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, फिर से एक बार सुनिएगा, हमने शुरुआत से क्या क्या चीजें आपको बताई बेटा, फिर से सुनिएगा। मैंने दो एक्सिस लिए, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। अब वस्तु को कहां, क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु O से जो ओरिजिन है वहां से प्रोजेक्टाइल किया गया, वहां से हमको उसको प्रक्षेप्य गति प्रदान किए। वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया बोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि u को हम कितने घटकों में, दो घटकों में विभाजित करते हैं। एक घटक होता है u cos थीटा और दूसरा घटक जो होता है वो क्या होता है बेटा u sin थीटा। तो दो घटकों में विभाजित हो गया, एक u cos थीटा बन गया और एक क्या बन गया हमारे पास में u sin थीटा। अब दो घटकों में विभाजित हो गया, उसके बाद में मैंने
एक समय t पर जो प्रक्षेप्य है उसकी स्थिति को क्या मान लिया बेटा p, तो y एक्सिस की ओर विस्थापन y और x अक्ष की ओर विस्थापन x ले लिया। अब सेम काम यहां भी कर रहे हैं बेटा, क्षैतिज गति के लिए देख रहे हैं, तो क्षैतिज गति के लिए जो उनका वेग आ रहा है क्षैतिज दिशा में ux इक्वल टू u cos थीटा, क्षैतिज में तो वो गति नहीं करती है तो उसका तुरंत जीरो हो जाता है, विस्थापन x है तो विस्थापन समीकरण लगाए x इक्वल टू uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, x इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ये x की जगह जीरो आ गया तो ये टर्म पूरा का पूरा जीरो, तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, तो t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर ऊर्ध्वाधर गति में देखें तो u y इक्वल टू आ गया u sin थीटा, a y इक्वल टू आ गया बेटा माइनस जी और y इक्वल टू y, तो y इक्वल टू u y u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ a y के प्लेस में हमने लिखा माइनस जी और फिर t का स्क्वायर, क्या हो गया बेटा हमारे पास t का स्क्वायर हो गया। समीकरण 1 से t का मान रखने पर बोलता है, जो समीकरण नंबर 1 है वहां से t का मान रख दीजिए यहां, तो x अपन u cos थीटा हो गया और इधर t स्क्वायर था तो x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये जो कैंसिल x tan थीटा प्लस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म जैसे ही आएगा आप tan थीटा की जगह a रख देना और हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह b रख देना, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर एक इक्वेशन बन जाता है जिसे बोलते हैं परवलय का समीकरण है। और इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं बेटा कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अगर दोनों की बात करेंगे आप कि क्षैतिज और तिर्यक प्रक्षेप्य में कौन सा हम अच्छे से तैयार करें, तो मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि आप तिर्यक प्रक्षेप्य तैयार कीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहला आएगा बेटा उड्डयन काल, फिर आएगा क्षैतिज परास और उसके बाद में हम देखेंगे अधिकतम ऊंचाई। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर मैं साथ साथ बता दूंगा, इसलिए ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। यहीं से आगे हम देखेंगे क्षैतिज परास, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर फिर से बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में इसी के अगले पार्ट में आप सभी से मिलूंगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू।